हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संगम साम्राज्य। अब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ये हमारे यहाँ लेसन 9 है। इसमें हमें सीखने का मकसद होगा, यानी कि इसके बारे में छात्र ज्ञान के बारे में प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 1 पॉइंट है इसका गुप्तों के अध्ययन के स्रोत। दूसरा है गुप्त समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियाँ। चौथा पॉइंट है फाहियान की भारत यात्रा का महत्व। पांचवा है गुप्त प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था। छठा है साहित्य, कला, वास्तुकला और वैज्ञानिक विकास गुप्त काल के दौरान किस तरह हुआ। तो चलो गुप्त साम्राज्य को पढ़ते हैं। सबसे पहले गुप्तों के अध्ययन के स्रोत को पढ़ते हैं। गुप्त काल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में स्रोत सामग्रियाँ उपलब्ध है। इनमें साहित्य, अभिलेख और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत शामिल है। पुराण गुप्त राजाओं की शाही वंशावली पर प्रकाश डालते हैं। विशाखादत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जैसी समकालीन साहित्यिक कृतियां गुप्तों के उदय के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का एक मूल्यवान विवरण छोड़ा है। इन साहित्यिक स्रोतों के अलावा महरौली लोह स्तंभ शिलालेख और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जैसे शिलालेख भी हैं। प्रथम में चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है। यह उनके व्यक्तित्व का वर्णन करता है। यह शिलालेख अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यह नागरी लिपि का उपयोग करते हुए शास्त्रीय संस्कृत में लिखा गया है। इसमें हरिसेना द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण, उत्तर भारत और दक्कन में उनके सैन्य अभियान, अन्य समकालीन शासकों के साथ उनके संबंध और एक कवि और विद्वान के रूप में उनकी उपलब्धियां। ये तमिलनाडु की क्लास 11 की इतिहास की बुक है, हिस्ट्री की बुक, जिसका जो इंग्लिश में आती है और उसका मैं हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ आपको। इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है इतिहास की, तो इसे यूपीएससी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। उनके शासन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और वह महाराजाधिराज, राजाओं का महान राजा कहलाने वाला पहला व्यक्ति था। यह उपाधि उनकी व्यापक विजयों को दर्शाती है। उसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उन्होंने उस परिवार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इससे गुप्त परिवार की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। महरौली लोह स्तंभ शिलालेख में उसकी व्यापक विजयों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है, जो 320 ईस्वी में उनके राज्यारोहण के साथ शुरू होता है। फिर पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह उनके सैन्य अभियानों के 3 चरणों को संदर्भित करता है। नंबर 1 है उत्तर भारत के कुछ शासकों के विरुद्ध। नंबर 2 दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध तथा उनका प्रसिद्ध दक्षिणापथ अभियान। नंबर 3 उत्तर भारत के कुछ अन्य शासकों के विरुद्ध दूसरा अभियान। पहले अभियान में समुद्रगुप्त ने अच्युत और नागसेन को हराया। अच्युत संभवतः नागा शासक था। नागसेन कोटा परिवार से थे, जो ऊपरी गंगा घाटी पर शासन कर रहे थे। वे पराजित हुए और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। इस छोटे से अभियान के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने ऊपरी गंगा घाटी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। तब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय राजाओं के विरुद्ध चढ़ाई की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान में 12 शासकों को हराया था। समुद्रगुप्त के अभियान का तीसरा चरण अपने बचे हुए उत्तर भारतीय प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना था। उसने 9 राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें उखाड़ फेंका, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। वे थे रुद्रदेव, मटिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेना, अच्युता, नंदिन और बलवर्मन। इनमें से अधिकांश शासक नागा परिवार के सदस्य थे, जो उस समय उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में शासन कर रहे थे। इन सैन्य विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया
उन्होंने अश्वमेध के पुनर्स्थापक की किंवदंती के साथ सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। ये अपनी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार। इन विजयों के बाद समुद्रगुप्त का शासन ऊपरी गंगा घाटी, आधुनिक यूपी के बड़े हिस्से, मध्य भारत के एक हिस्से और बंगाल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से तक फैल गया। इन क्षेत्रों का प्रशासन सीधे उनके द्वारा किया जाता था। दक्षिण में सहायक राज्य थे और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में शक और कुषाण रियासतें उनके प्रभाव के क्षेत्र में थी। दक्कन के पूर्वी तट में राज्यों जहां तक पल्लव साम्राज्य तक ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त का अनुमान। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियां इतिहास में उल्लेखनीय हैं। वे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों में भी उतने ही महान थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उनके शत्रुओं के प्रति उनकी उदारता, उनकी परिष्कृत बुद्धि, उनके काव्य कौशल और संगीत में उनकी दक्षता के बारे में बताता है। छंद रचना में उनकी योग्यता के कारण उन्हें कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को छंद रचना में योग्यता के कारण कविराज कहा जाता है। उनके द्वारा जारी सिक्कों में वीणा के साथ उनकी छवि पाई जाती है। यह उनकी संगीत में दक्षता और रुचि का परिणाम है। वे कई कवियों और विद्वानों के संरक्षक भी थे, जिनमें से एक हरिसेना भी था। इस प्रकार उन्हें अपने वंश की विशेषता, संस्कृत साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में हिस्सेदारी का श्रेय दिया जाना चाहिए। वे वैष्णववाद के प्रबल अनुयायी थे। वे अन्य पंथों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म में गहरी रुचि दिखाई और महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु के संरक्षक थे। फिर समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त का तत्काल उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त था, लेकिन इसका ऐतिहासिक परिणाम बहुत कम है। चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने पिता की सैन्य प्रतिभा विरासत में मिली और उन्होंने अपनी विजयों से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कूटनीति और युद्ध की नीति के विवेकपूर्ण संयोजन से इसे हासिल किया। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने मध्य भारत की नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस विवाह का राजनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि वाकाटकों ने दक्कन में भौगोलिक रूप से रणनीतिक स्थिति पर कब्जा कर लिया था। इस गठबंधन ने एक उपयोगी उद्देश्य पूरा किया जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के खिलाफ पश्चिमी भारत में अपना अभियान चलाया। पश्चिमी भारत की विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उनका युद्ध था। शक क्षत्रप का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय पराजित हुआ, गद्दी से हटा दिया गया और मार दिया गया। पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ प्रायद्वीप में उनके क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। इस जीत के बाद उन्होंने घोड़े की बलि दी और सकारी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है शकों का विनाशक। वे स्वयं को विक्रमादित्य भी कहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं को विक्रमादित्य भी कहता था। पश्चिमी भारत की विजय के परिणाम स्वरूप साम्राज्य की पश्चिमी सीमा ब्रोच, सोपारा, कैम्बे और अन्य समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच प्राप्त करते हुए अरब सागर तक पहुंच गई। इससे गुप्त साम्राज्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। उज्जैन एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहर बन गया और जल्द ही गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी बन गया। बंगाल के बढ़िया सूती कपड़े, बिहार से नील, बनारस से रेशम, हिमालय की सुगंध और दक्षिण से चंदन प्रजातियां बिना किसी हस्तक्षेप के इन बंदरगाहों पर लाई जाती थी। पश्चिमी व्यापारियों ने भारतीय उत्पादों के बदले में रोमन सोना भारत में डाला। गुप्त साम्राज्य की महान संपत्ति चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के सोनों के सिक्कों में प्रकट हुई थी। अन्य विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वंगा में शत्रु सरदारों के एक संघ को हराया। उन्होंने सिंध नदी भी पार की और बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र में शासन करने वाले कुषाणों को उनके अधीन कर दिया गया था। इन विजयों के साथ गुप्त साम्राज्य पश्चिम मालवा, गुजरात और काठियावाड़ तक फैल गया। उत्तर पश्चिम में ये हिंदू कुश से आगे बैक्ट्रिया तक फैला हुआ था। पूर्वी बंगाल भी शामिल था।
पूर्व में इसमें पूर्वी बंगाल भी शामिल था और दक्षिण में नर्मदा नदी इसकी सीमा बनाती थी। फाहियान की यात्रा। प्रसिद्ध चीनी तीर्थशास्त्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में से उन्होंने 6 वर्ष गुप्त साम्राज्य में बिताए। वे खोतान, काशगर, गांधार और पंजाब से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आए। उन्होंने पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी और बोधगया सहित अन्य स्थानों का दौरा किया। वे समुद्री मार्ग से लौटा और रास्ते में सीलोन और जावा का दौरा किया। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की भूमि को देखना और भारत से बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्रित करना था। वह 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहकर संस्कृत का अध्ययन और बौद्ध ग्रंथों की नकल करते रहे। फाहियान गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिमी भारत में समृद्ध स्थिति में था, लेकिन गंगा घाटी में ये उपेक्षा की स्थिति में था। वे गंगा घाटी को ब्राह्मणवाद की भूमि कहते हैं। फाहियान का उल्लेख है कपिलवस्तु और कुशीनगर जैसे कुछ बौद्ध पवित्र स्थानों की असंतोषजनक स्थिति का। उनके अनुसार साम्राज्य की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी। यद्यपि उनका विवरण कई दृष्टियों से मूल्यवान है, फिर भी उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उन्हें राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म में थी। उन्होंने बौद्ध दृष्टिकोण से हर चीज का मूल्यांकन किया। सामाजिक परिस्थितियों पर उनकी टिप्पणियां अतिरंजित पाई जाती है, फिर भी उनके वृत्तांत देश की सामान्य स्थिति जानने के लिए उपयोगी है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अनुमान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति और महिमा अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने युग की सामान्य सांस्कृतिक प्रगति में भी योगदान दिया और कालिदास जैसे महान साहित्यकारों को संरक्षण दिया। उन्होंने कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इस अवधि के दौरान प्राप्त उच्च स्तर की सांस्कृतिक प्रगति के कारण गुप्त काल को आमतौर पर स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग में सांस्कृतिक प्रगति का विस्तृत विवरण आगे दिया जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल को सामान्य शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया जाता है। उन्होंने कई सिक्के जारी किए। उनके शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का संस्थान बनकर उभरा। उनके शासनकाल के अंत में पुष्यमित्र नामक एक शक्तिशाली धनी जनजाति ने गुप्त सेना को हराया। मध्य एशिया में हुणों की एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वतों को पार करके भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन यह उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ही थे जिन्होंने वास्तव में हुण आक्रमण का सामना किया। उन्होंने हुणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और साम्राज्य को बचाया। यह युद्ध अवश्य ही बहुत बड़ा तनाव रहा होगा। सरकार के संसाधन। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उसके कई उत्तराधिकारी जैसे पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुधगुप्त और बालादित्य गुप्त साम्राज्य को हुणों से नहीं बचा सके। अंततः हुणों के आक्रमण और बाद में मालवा में यशोधर्मन के उदय के कारण गुप्त शक्ति पूरी तरह लुप्त हो गई। अंततः हुणों के आक्रमण और बाद में मालवा में यशोधर्मन के उदय के कारण गुप्त शक्ति पूरी तरह से लुप्त हो गई। फिर पढ़ते हैं गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन शिलालेखों के अनुसार गुप्त राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट और चक्रवर्ती जैसे उपाधियां धारण की। राजा को उसके प्रशासन में एक परिषद का द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें एक मुख्यमंत्री, एक सेनापति या सेना के कमांडर इन चीफ और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होते थे। गुप्त शिलालेखों में सांदी विग्रह नामक एक उच्च अधिकारी का उल्लेख किया गया है, जो संभवतः विदेशी मामलों का मंत्री था। राजा कुमारामात्य और आयुक्त नामक अधिकारियों ने एक वर्ग के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा था। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति और प्रांतीय गवर्नरों को उपरिकस के नाम से जाना जाता था। वे अधिकतर राजकुमारों में से चुने जाते थे। भुक्तियों को वैश्यों या जिलों में विभाजित किया गया था। वे विषयपतियों द्वारा शामिल थे। नगर श्रेष्ठी नगर प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी थे। जिले के गांव को
जिले के गांव ग्रामीणों के नियंत्रण में थे। गुप्त प्रशासन पर फाहियान का विवरण उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। वे गुप्त प्रशासन को सौम्य और परोपकारी बताते हैं। लोगों की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था और उन्हें काफ़ी हद तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद मिलता था। व्यक्ति के जीवन में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सजाएं कठोर नहीं थी। जुर्माना लगाना एक सामान्य सजा थी। कोई जासूसी तंत्र नहीं था। प्रशासन इतना कुशल था कि सड़क के यात्रियों के लिए सुरक्षित रहती थी और चोरों का कोई डर नहीं था। उन्होंने उल्लेख किया कि लोग आमतौर पर समृद्ध और अपराध नगण्य थे। फाहियान ने भी गुप्त की कार्यकुशलता की सराहना की थी। गुप्त काल की कला और संस्कृति। अब चलो पढ़ते हैं गुप्त काल की कला और संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति देखी गई और इसके कारण इसे स्वर्णयुग कहा गया है। कुछ विद्वान इस काल को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि गुप्त शासन से पहले कोई अंधकार काल नहीं था। इसलिए गुप्त काल के दौरान देखी गई सांस्कृतिक प्रगति को भारतीय बौद्धिक गतिविधियों की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। कला और वास्तुकला। गुप्त काल की कला और वास्तुकला। भारतीय कला एवं वास्तुकला के इतिहास में गुप्त काल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवधि के दौरान कला की नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ विकसित हुई, लेकिन इस काल की अधिकांश वास्तुकला हुनों जैसे विदेशी आक्रमणों के कारण नष्ट हो गई थी। फिर भी बचे हुए मंदिर, मूर्तियाँ और गुफा चित्र गुप्त कला की भव्यता का अंदाजा देते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर की मूर्तियाँ गुप्त काल का महत्वपूर्ण नमूना बनी हुई है। गांधार शैली का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन मथुरा में खड़े बुद्ध की सुंदर मूर्ति से थोड़ी ग्रीक शैली का पता चलता है। सारनाथ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा गुप्तकालीन कला का अद्वितीय नमूना थी। गुप्त काल में धातुकर्म ने भी अद्भुत प्रगति की। शिल्पकार धातु की मूर्तियाँ और स्तंभ बनाने की कला में कुशल थे। विशाखादत्त इस काल के एक अन्य प्रसिद्ध लेखक थे। वह 2 संस्कृत नाटकों मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक थे। शूद्रक इस युग के एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी पुस्तक मर्मकटिक हास्य और करुणा से भरपूर है। पुराणों की रचना उनके वर्तमान स्वरूप में इसी काल में हुई। पुराण 18 हैं। इनमें भागवत, विष्णु, वायु और मत्स्य पुराण सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस अवधि के दौरान महाभारत और रामायण को अंतिम रूप दिया गया और वर्तमान स्वरूप में लिखा गया। विज्ञान। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार गतिविधि देखी गई। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 1499 में आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी। ये गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित है। ये वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटना की व्याख्या करता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले घोषणा की थी कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है और यह पूरी अपनी धुरी पर घूमती है। हालांकि इन विचारों को वराहमिहिर और ब्रह्मपुत्र जैसे बाद के खगोलविदों ने खारिज कर दिया था। वराहमिहिर के पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय प्रणालियों की रचना की। वे ज्योतिष शास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। उनकी कृति बृहद संहिता संस्कृत साहित्य की एक महान कृति है। यह खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, वास्तुकला, मौसम, जानवर, विवाह और शकुन जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। उनका बृहद जातक ज्योतिष शास्त्र पर एक मानक कार्य माना जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बाणभट्ट इसी काल में रहे। वे प्राचीन भारत की महान चिकित्सा तिकड़ी में अंतिम थे। 2 विद्वान चरक और सुश्रुत गुप्त युग से पहले हुए थे। वाग्भट अष्टांग संग्रह चिकित्सा की 8 शाखाओं का सारांश के लेखक थे। अब इस शिक्षण के परिणाम। इस लेक्चर को सुनने के बाद छात्र समझने में सक्षम होंगे। गुप्तों के इतिहास के स्रोत जैसे इलाहाबाद स्तंभ, शिलालेख और उनका महत्व, समुद्रगुप्त की सैन्य उपाधियाँ और व्यक्तिगत उपाधियाँ भी,
चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय और उनके अन्य गुण, जिसमें कला और साहित्य के संरक्षक भी शामिल हैं। गुप्त प्रशासन, समाज और आर्थिक प्रगति, जैसा कि फाहियान ने वर्णित किया है, जिसने इस अवधि के दौरान भारत का दौरा किया था। संस्कृत साहित्य का विकास एवं योगदान। गुप्त काल की कला एवं वास्तुकला के साथ साथ विज्ञान में प्रगति, जिसमें आर्यभट्ट और अन्य योगदान भी शामिल है। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको लगे कि आप इनका आंसर दे पा रहे हो तो लेसन आपकी समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया है तो आपको इसको दोबारा से सुनने की ज़रूरत है। ये तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक है जो इंग्लिश में आती है, उसका हिंदी वर्जन कहीं नहीं मिलता है। मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको सुना रही हूँ और आप इसको सुनकर फ़ायदा उठाएं। ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगी इंशाल्लाह। तो आपको बताना है गुप्त युद्ध का प्रारंभ कब होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। वह चिकित्सक जो गुप्त काल में रहता था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बुद्ध विद्वान वसुबंधु को किसका संरक्षण प्राप्त था। सक्री उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी। कालिदास द्वारा लिखित दो महाकाव्य कौन से हैं। बृहत संहिता के रचयिता थे। बृहत संहिता के रचयिता कौन थे। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।